Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. आज हम लोग बात करेंगे ESIC डिप्टी डायरेक्टर सीरीज जनरल साइंस के बहुत जबरदस्त सवाल हैं। सो आई होप आप इन सवालों के आंसर दे पाओगे और अगर अच्छे से दे रहे हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। एंड लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। और इससे इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ दैट हमारा ये कंप्लीट ESIC का कोर्स है जो आपको हमारे पोर्टल के अंदर मिल जाएगा, अभिपीडिया पोर्टल। और करना सिंपल ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप अभिपीडिया पोर्टल में सीधा जाएंगे और वहां पे आप कंप्लीट कोर्स भी देख सकते हो और इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको वहीं से डिस्क्रिप्शन से ही वहां पे लिंक के थ्रू मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। या हमारे किसी भी यूट्यूब पे जो सेशंस चलते हैं उन सभी सेशंस की जो पीडीएफ होती है वो आपको फ्री मिलती है, जो लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां पे। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड आई होप आप लोग इन सभी सवालों के आंसर दे पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ लेमन जूस? दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, आज अभी तक का सबसे इजीएस्ट है। जनरल साइंस में जो पहला सवाल है इजीएस्ट से शुरू करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो पीएच वैल्यूज होती है, आई हैव सीन लिटिल बिट गुड क्वेश्चंस ऑन दीज पीएच वैल्यूज, कंप्लीट फैक्चुअल डेटा बेस्ड होता है, इसीलिए कई बार बच्चों को याद नहीं रहता है। आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपका पूरा सोल्यूशन बता दूंगा कि कहाँ से कितना पीएच वैल्यू पढ़नी है आपने। राइट, सो आंसर दीजिएगा इसका जल्दी से जल्दी एंड देन वील टॉक अबाउट द पीएच वैल्यूज ऑफ अदर अदर सब्सटेंसेस आल्सो। सो हाँ जी, so is it 3.8? Is it 5.5? Is it 6.6? या is it 2.5? हाँ जी, you have 10 seconds to answer this question. जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा and then we'll start the process. Okay, ओके। सो यहाँ पे जो पीएच है लेमन जूस का वो कितना है? वो 3.8 है? नहीं, 3.8 नहीं है। 5.5 है? नहीं, 5.5 भी नहीं है। 6.6 है? 2.25 है? 2.5 इज द करेक्ट आंसर। जो पीएच वैल्यू होती है लेमन जूस की वो 2 से 3 के बीच में होती है, 2 से 3 के बीच में होती है। इट शोज दैट लेमन जूस का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। बट चलो, ये तो हो गया हमारा पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस आता है 2 से 3 के बीच में, आपने पढ़ लिया, बात खत्म। गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो होते हैं 1.0 के अंदर। तो याद रखना, वन, फिर वन 1 मिलीग्राम ऑफ दिस HCl इज 0.0, इतना आप याद रखिए। उसके बाद विनेगर का क्या होता है? 3 होता है। देन टोमेटो जूस का कितना होता है? 4.1 पीएच होता है। एंड प्योर वाटर शुगर सॉल्यूशन 7.0 होता है। तो याद रखिएगा, ये पीएच वैल्यूज हैं। इन सारी पीएच वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding the electrical properties of ceramic material. Regarding the electrical properties of ceramic material, they are practically non-conductors at the lower temperature. They are practically non-conductors at the lower temperature. Ordinary glass and silicates in the molten state are dependable as electrical non-conductors. They offer high resistance to the current transmission and get heated soon when conducting electric current. बताइएगा, काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट्स है, तो इसको प्लीज आप ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर आपने देना है करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यस। सो सिरेमिक मटेरियल के ऊपर है ये, काफी मैं कहूंगा ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इसके लिए टाइम भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर अच्छा देना है, आपने सोच के देना है। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिरेमिक मटेरियल। ठीक है, दे आर प्रैक्टिकली नॉन कंडक्टर एट अ लोअर टेम्परेचर. Ordinary glass silicates in the molten state are dependable as electrical non-conductors. They offer high resistance to the current transmission and get heated soon when conducting electric current.
जी, बताइएगा क्या आपके हिसाब से आंसर है? यस। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर है इसका ए। सॉरी, इसका आंसर है 1 and 3। 1 and 3 मतलब 2। दैट मीन्स इसका आंसर है दे आर प्रैक्टिकली नॉन कंडक्टर्स एट अ लोअर टेम्परेचर। यस, दे आर प्रैक्टिकली नॉन कंडक्टर्स। वन तो सही था। डाउट आ रहा था सेकंड और थर्ड के अंदर, तो थर्ड सही है। दे ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू करंट ट्रांसमिशन एंड गेट हीटेड सून व्हेन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो योर आंसर इज 3। ठीक, योर आंसर इज 2, 1 and 3। ठीक है, दूसरा सही है आपका ऑप्शन, एंड 1 and 3 स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेरेमिक मटेरियल इंक्लूड, क्योंकि सेरेमिक मटेरियल का हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। सेरेमिक के यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं। हम लोग डे टू डे यूसेज होता है इन सेरेमिक मटेरियल्स का। सो दे आर ऑब्वियसली, ये आपको मैंने बता ही दिया। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, हाई। दैट्स आल्सो राइट। हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एंड लो डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है इनका। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिंपल सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज अ केमिकल चेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन चेंजेस इज अ केमिकल चेंज? डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कटिंग ऑफ वुड, या मेल्टिंग ऑफ आइस। देखते हैं कितना आप आंसर दे सकते हैं। क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी है, केमिकल चेंज फिजिकल चेंज क्या होते हैं? इज इट डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कटिंग ऑफ वुड, या मेल्टिंग ऑफ आइस? यू हैव 10 seconds to answer this question. 10 seconds to answer this question. हम्म, हाँ। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, इट्स कंप्लीटली अ फिजिकल चेंज। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। वुड को कट कर रहे हो, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। मेल्टिंग ऑफ आइस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। स्टेट चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस वाज सॉलिड स्टेट, नाउ इट इज गेटिंग, इट गेट्स मेल्टेड तो लिक्विड में आ गया। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज बेसिकली द chemical change. Understand? Burning of magnesium. Now, burning of magnesium ribbon जो है, that is the correct answer. Now we have to understand the chemical change and the physical change. Chemical change होता है a change in which one or more new substances is formed. One or more four substances is formed. Understand? And it is a permanent change. It is a permanent change. Apart from it, if we talk about the physical change, then physical change is a change in physical properties, not in the chemical properties. Understand? And obviously, it is a temporary change. मतलब चेंज जो होता है वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है। जैसे सॉलिड लिक्विड में हो गया, अब क्या पता लिक्विड जो है वो गैशियस में कन्वर्ट हो जाए, तो चेंज ऐसा टेम्पररी रहता है। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। वैसे ही सब्सटेंसेस होते हैं, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज तो होता नहीं है, बस स्टेट चेंज होती है। और जनरली ये रिवर्सिबल होते हैं, जो मैंने आपको बताया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसा हो सकता है, रिवर्सिबल होते हैं। बट ये जो होते हैं, केमिकल चेंज होता है इसमें, न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होता है और परमानेंट चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, परमानेंट चेंज होता है, राइट। आई होप आपका वो जो नॉलेज है नाइन्थ वाला, वो दोबारा से याद आ गया होगा आपको। when 1 liter of water is cooled from 4 degrees Celsius to 0 degree, its volume increase होती है, decrease होती है, remains the same होती है, decreases and then increases। बताओ, when 1 liter of water is cooled from 4 degree to 0 degree Celsius, its volume increases, decreases, what takes place, right?
और याद रखना कि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो डिग्रीज है ना, 4 डिग्री सेल्सियस, इस सिचुएशन में यू नो वेरी वेल कि वाटर जो है वो एक बिहेवियर शो करता है। वो बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है, राइट? So when 1 liter of water is cooled from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, its volume actually increases. Its volume actually increases. Understand? ठीक है? So ये increase हो जाता है, ठीक है? जैसे ही जो 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो और ज्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, एज डेंसिटी जैसे डिक्रीज होगी, वैसे ही वैसे ही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम का क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है। नेक्स्ट मैं आपसे बता देता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट कैम्फोर एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट कैम्फोर एंड अमोनियम क्लोराइड? बोथ ऑफ देम आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, both of them are organic compounds, both of them undergo sublimation, या both 2 and 3? Yes. Yes. Which one of the following statements is correct about camphor and ammonium chloride? Both of them are inorganic compounds, both of them are organic compounds, both of them undergo sublimation, या 2 and 3? Now understand this, ammonium chloride and camphor जो है, these are two best examples of sublimation. These are two best examples of sublimation. So they both undergo sublimation. Understand? So it is a process जहाँ पे where the solid जो state होता है substance का at a room temperature पे they get vaporized. वो डायरेक्टली वेपराइज्ड होता है, हो जाते हैं। वेपराइज का मतलब होता है गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सॉलिड स्टेट होता है, इट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज जैसे ही इनको हीट अप्लाई की जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में देर इज नो लिक्विड फेज या इंटरमीडिएट फेज जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सब्लिमेशन में सिंपल यही होता है कि सॉलिड जो होता है वो सीधा गैसियस फॉर्म में आ जाता है, और उसको जो है बीच का इंटरमीडिएट स्टेज जो होता है उसको फॉलो नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इन दो एग्जाम्पल्स को। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मर्करी सल्फाइड? कॉमन नेम क्या है मर्करी सल्फाइड का? मार्श गैस, मोहर गैस सॉल्ट, पोटाश एलम, या वर्मीलियन? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मर्करी सल्फाइड? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मर्करी सल्फाइड? यस, जल्दी बताइए क्या हो सकता है। मार्श गैस नहीं हो सकता, नहीं। मोहर गैस नहीं हो सकता, पोटैश एलम नहीं है, देन? यस, सो इट इज वर्मिलियन। ठीक है, इसको देखो, एक तो होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो जो चीजें रटने वाली है ना उसको सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रट्टा मार लो। जैसे आप सिंपल है, पीएच वैल्यूज मैंने आपको बता दी सारी की सारी, उनको आप रट्टा मार लो अगर ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना है। वैसे ये सवाल होते हैं जो पीवाई क्यूज आ चुके हैं कुछ एग्जाम्स के अंदर, मैंने आपको सीधा वहीं से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये पीवाई क्यूज को आप फिर या तो इनके कॉन्सेप्ट में चले जाओ, इतना टाइम होगा नहीं, है ना? तो हम लोग तभी जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्मिलियन है, ठीक है, इट इज मर्करी सल्फाइड को वर्मिलियन कहते हैं, पहला पॉइंट याद रखो। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो मर्करी और सल्फर से बनता है, ये सिंपल है। इसका फॉर्मूला क्या है, Hg, मर्करी सल्फाइड Hgs होता है। इट इज डायमॉर्फिक होते हैं विद टू क्रिस्टल, रेड सिनाबार एंड ब्लैक मेटा सिनाबार। ठीक है, बस। Which one of the following elements is considered as micronutrient in plants? Understand, simple topic है, simple, बहुत simple है। लेकिन एक चीज बताऊं,
इस टॉपिक में कई बार हम लोग खुद फंस जाते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, वैसे हमने टॉपिक तो पढ़ लिया होता है कि यार मैक्रो माइक्रो होते हैं, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बस बात खत्म हो गया। लेकिन फिर जब याद क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो दिक्कत आ जाता है। ठीक है, इट इज पोटेशियम, इट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम या जिंक। और यहाँ पे पूछा भी गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट। यस, सो आंसर इज जिंक। ठीक है, जिंक इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो वही है, the only few elements have been found to be absolutely essential for the plant growth and metabolism. ठीक है, so these elements are further divided into quantitative terms, जैसे माइक्रो होता है और मैक्रो होता है। अब आप पूछेंगे यार मैक्रो पढ़े तो थे सर न्यूट्रिएंट्स, बट याद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद करेंगे हम लोग, रिवाइज करेंगे ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यूज इन द लार्ज अमाउंट। ठीक है, लार्ज अमाउंट पे होते हैं ये। अब कौन कौन से हैं, जैसे कि CNO या CHO, याद रख सकते हैं। CHO हो गया, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, CHO दैट इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फिर फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, राइट। तो इतना आप याद रख सकते हैं। हाँ, तो फास्फोरस हो गया ये, राइट। फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और इनमें से जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O, while the others are observed from the soil as mineral nutrition। ठीक है, तो ये तो एटलीस्ट याद रख लो यार। अगर ये याद रहेगा ना अच्छे से, तो डेफिनेटली आप माइक्रो न्यूट्रिएंट ना भी पढ़ोगे ना तब भी काम चल जाएगा, बट मैक्रो तो पढ़ लो। मैक्रो में क्या है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके अलावा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखें तो आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज। देखो एक चीज याद रख लेना, एक चीज बहुत डाउट रहती है, हमेशा डाउट में रहेगा, ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट जहां तक हम मैंगनीज की बात करें, किसकी, मैंगनीज की, so it is a part of माइक्रो न्यूट्रिएंट। कॉपर, मोलिबेडनियम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो जनरली इस चीज में बहुत डाउट रहता है, मैंगनीज और मैग्नीशियम में। मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया किस चीज में डाउट रहता है, वो आप देखिए आप। ठीक है, तो जनरली किस चीज में डाउट रहता है, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम में। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल आपने ध्यान से पढ़ लेना है कि कौन कौन सा माइक्रो है, कौन कौन सा मैक्रो है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज व्हाट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसमें क्या रहेगा ना, इसमें हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता था। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कि क्या हो सकता है, हम लोग, आप आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आपको लगता है। जी, यस,
So sodium chloride, sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate. Yes, sodium carbonate is the correct answer. Sodium carbonate. सिंपल है बट कई बार डाउट हो जाता है यार, इसीलिए इस सवाल को लेकर आया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो सोडियम जो है, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज सोडियम Na2CO3 कार्बोनेट एंड इट्स अ सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इट्स अ सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। नाउ देखो, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ ले कि क्या क्या वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी है। देखो, मैं जो जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एक तो ये चीज याद रख लो। ठीक है, इट इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉलेबल इन वाटर। थोड़ा सा इसको भी याद रख लो, वॉशिंग सोडा इज सॉलेबल इन वाटर। ठीक है, बस इतना याद रख लो। उसके बाद क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, एब्सोल्युटली होती है, ये तो सभी को ही पता है, तो इसको कुछ याद नहीं रखना। और ये जो है, ये डर्ट को, जो गंदगी होती है उसको एंड ग्रीस को अटैक करती है टू फॉर्म द वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स विच आर देन वॉश्ड अवे ऑन रिंसिंग विद द वाटर। ठीक है, सो ये दो तीन प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, फ्यू मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, और ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। विच केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी? पीओपी आपको पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, बहुत मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, तो क्या है केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी? इट इज CaSO4, it is CaSO4, CaSO4 2H2O, it is CaSO4 half H2O, CaSO4 H2O। जल्दी बताइए क्या फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? Yes, so it is not CaSO4, not CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O भी नहीं है, it is this answer, CaSO4 half H2O। ठीक है, so plaster of Paris, gypsum plaster of Paris consisting of fine powder, white powder होता है जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और it is also known as POP because preparation of POP में abundant gypsum was first found near the capital city of फ्रांस। बहुत सारा जिप्सम जो है कहाँ पे मिला था हमें फर्स्ट टाइम? मिला था फ्रांस के कैपिटल पेरिस के अंदर। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला जो है पीओपी का वो ये है। ठीक है, एंड देयरफॉर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। उसके अलावा हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ पीओपी की, तो इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स। वॉल्स और सीलिंग्स के अंदर जो है प्रोटेक्टेड लेयर के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है, इज वन दिस। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मोल्डिंग and वेस्टिंग एजेंट फॉर द डेकोरेटिव एलिमेंट्स और aesthetic touch to the construction element, and also plaster in the orthopedics। है ना, कई बार प्लास्टर लग जाता है ना, तो बोन्स को जोड़ने के लिए, या कई बार डेंटल फिलिंग के लिए भी पीओपी का यूज किया जाता है। तो ये सारे यूसेजेस हैं पीओपी के। ठीक है, heating of sulfide ore to the high temperature in the presence of air is what? Refining, calcination, roasting, smelting। चारों की चारों प्रोसेस जो है वो एनसीईआरटी में दे रखी है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। और एक चीज और भी याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से, कि ये जो रिफाइनिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग है, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसको देखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी, हाँ जी। सो इसमें क्या है, रोस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। रोस्टिंग इज द करेक्ट आंसर, बट हम लोग बात करेंगे कैल्सिनेशन की भी। कैंसल कर देना, कुछ कैल्सिनेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे ओर, मिनरल का जो ओर होता है, उसको हीट किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट से बिलो उसको हीट करना पड़ता है।
और वो भी करना पड़ता है एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से, एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से। इसका एम क्या है? मॉइस्चर को खत्म कर देना, और ये जो मॉइस्चर होता है, वाटर कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है ओर से, उसको खत्म कर देना। कैसे खत्म करेगा? जो ओर होगा उसको हीट अप कर दिया जाएगा। हीट अप करके कैसे? बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। दूसरा है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस जहां पे इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है या अनवांटेड एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम अ सब्सटेंस, टिपिकली एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर टू हाई टेम्परेचर in the presence of air. It is a step in processing of certain ores. Smelting is a process of extracting metal from its ore by process involving heating and melting. ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। तो स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर से, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीटिंग एंड मेल्टिंग, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीट एंड मेल्ट करके। रोस्टिंग में हीट किया जाता है सल्फाइड ओर को टू हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ एयर में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसीलिए थोड़ा डिटेल में ये समझा दिया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन नेटल प्लांट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन नेटल प्लांट? मिथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, इथेनोइक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड? सिंपल है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और जबरदस्त चीज करवाऊंगा आपको, तो उसका उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग, ठीक है। बताइए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन नेटल प्लांट? हाँ जी, सो आपने आंसर दिया है मेथनोइक एसिड, ठीक है, मेथनोइक एसिड सही है। नेटल प्लांट के अंदर, नेटल प्लांट होता क्या है? ये हर्बिशियस प्लांट होता है, थोड़ा इसको भी याद रखिएगा, जो जंगली एरिया में पैदा होता है। इसमें क्या होता है? स्टिंकिंग हेयर होते हैं, मतलब एक कांटेदार इनका है, वो होता है पत्तों पे ही, जो जिसको टच करने पे क्या होता है, थोड़ा ऐसे मतलब जलन फील होती है, राइट? तो इस तरीके से होता है। तो ये होता है इसीलिए क्योंकि मेथनोइक एसिड जो होती है उन हेयर्स के ऊपर होती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल रेमेडी यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरीके से दिक्कत आई तो आपको जो है डॉग प्लांट जो होते हैं, जो इन्हीं नेटल प्लांट के बाजू में डॉग प्लांट्स होते हैं, वो लगे होते हैं, ठीक है, और उसको जो है रब करना पड़ेगा आपको उस एरिया में जहाँ पे ये नेटल प्लांट की लीव जो है लगी हुई है, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट ये भी है कि नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड प्रेजेंट कौन कौन से, जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड है, ठीक है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड है, नेटल प्लांट में मिथेनोइक एसिड। ये सारी एसिड पढ़ लो, सिंपल है। एक एक सवाल तो जरूर पूछा जाता है कई बार, सवालों इस लेवल, अगर 9th 10th की ये बात करें तो इस तरीके के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें लर्न कौन सा है, जैसे कि टोमेटो का पढ़ लिया क्योंकि थोड़ा सा अलग है, ऑक्जेलिक आ गया, ठीक है, कर्ड का भी पढ़ लिया, लैक्टिक एसिड आ गया, वैसे आपको याद होगा, ठीक है, ऑरेंज का है, विनेगर का है, विनेगर का भी पढ़ लीजिए अच्छे से, एसिटिक एसिड होता है, नेटल का तो अभी पढ़ ही लिया, ठीक है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन सॉर मिल्क? कौन सी एसिड होती है जो प्रेजेंट होती है सॉर मिल्क के अंदर? Is it citric acid? Is it acetic acid, glycolic acid या lactic acid? ठीक है, ये सिंपल सवाल है, सिंपल इसलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा इससे रिलेटेबल सवाल मैंने पूछ लिया है आपसे, तो इसका आंसर दीजिएगा। हाँ जी, तो इट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमने बात कर ली, सॉल्ट मिल्क या कर्ड के अंदर होता है, प्रेजेंस होता है लैक्टिक एसिड की सोरनेस का रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड जो होती है मिल्क के अंदर, एंड फील टायर्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल। तो एक इंसान जो है वो थोड़ा थका थका हो जाता है, और वो जनरली बोला जाता है कि इसमें जो है इसके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गई है। डॉक्टर्स भी कई बार, थोड़े जो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बहुत थकावट हो जाती है,
तो वो क्यों हो जाती है? बिकॉज लैक्टिक एसिड जो है उनके मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। बाकी मैंने एसिड्स के ऐसे नेचुरल सोर्सेज मैंने बता दिए कि इस एसिड का नेचुरल सोर्स कौन सा होगा, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सिट्रिक एसिड? बहुत सिंपल है, कौन सा है कौन सा है, जल्दी बताइएगा कौन सा हो रहा है। टैमरिंड, सोर मिल्क, ऑरेंज टोमेटो। इट इज ऑरेंज। ठीक है, इट इज ऑरेंज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, बट ये भी याद रखिए कि ऑरेंज जो है उसमें आपको सिट्रिक एसिड मिलती है, और याद रखिए ऑरेंज आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी अगर आ जाए तो आपको स्कर्वी जैसी डिजीज भी हो सकती है। क्या हो सकता है? स्कर्वी जैसी डिजीज, इफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज देयर। ठीक है, इसके अलावा ये थोड़ा सा याद रख लो, क्योंकि कई बार ये डाउट हो जाता है। ग्रेप्स कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड देन लाइम। थोड़ा इसको याद रखो, लाइम से कम सिट्रिक एसिड होती है ग्रेप्स में। बनाना जो है फाइबर, पोटेशियम एंड B6 का बेस्ट सोर्स है। मैंगो गुड सोर्स है, फूड सोर्स ऑफ फाइबर एंड विटामिन ए एंड सी, मैंगो। तो ये सारी की सारी एसेट्स मैंने दोबारा से लिख दी हैं, थोड़ा याद रख लेना। अच्छा, एक चीज और याद रख लो मेरे लिए कि ग्रेप्स जो है वहां पर भी आपको टार्टरिक एसिड ही मिलती है। ग्रेप्स के अंदर भी टार्टरिक एसिड मिलती है। सिर्फ इतना इतना याद रख लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HCl आपको ह्यूमन स्टमक में मिलती है। फॉर्मिक एसिड जो है वो बनती है बीज की स्टिंग या रेड ants, मतलब मधुमक्खी जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड जो है वो सीक्रेट करती है। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। आई होप यू लाइक दिस सेशन। लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को, मोटिवेशन अच्छा मिलता है। PDF आपके लिए फ्री में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके मिल जाएगा आपको। एंड लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।